Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक। अल्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डूंगरपुर ज़िले के बारे में। ये अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, तो अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। इससे पहले अपने चैनल का नाम था हाई मार्क्स स्टडी, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर ये जो चैनल है वो सर्च में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें चैनल का नाम बदलकर अल्ट्रा ज्ञान करना पड़ा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। डूंगरपुर जिला दर्शन, तो ये है डूंगरपुर ज़िले का मैप कुछ इस तरह। और उसके बाद आगे बात करें, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल नाम से। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। डूंगरपुर को दूसरा जो किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की नगरी। डूंगरपुर का कुल क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 31.27 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्रफल है 3738.73 वर्ग किलोमीटर। तो ये बात क्षेत्रफल की। और इसमें जो वनीय क्षेत्रफल है वो भी बता दूं, वो है 646.82 यहाँ का वनीय क्षेत्रफल है। और आगे बात करें, डूंगरपुर ज़िले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है, जो निम्न प्रकार। 1 नंबर पे आता है डूंगरपुर, 2 नंबर पे आसपुर, 3 नंबर पे सागवाड़ा, और 4 नंबर पे 84। डूंगरपुर में तहसीलों की संख्याओं की बात करें तो वो है 3। और हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप ये एजुकेशन की वीडियो देखने बैठो तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेकर ज़रूर बैठो, ताकि आप उसमें अपने हाथ से नोट्स ये लिख सको। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स वो है ज़्यादा याद होंगे, न कि वीडियो में देखकर। तो वीडियो में देखकर अपने जो भी नोटबुक है उसमें नोट कर लो, बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, सरल भाषा में लिखोगे। तो आगे बात करें जनगणना की, तो जनगणना के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। तो 2021 की जो जनगणना जब भी होगी तो उसका वीडियो मैं जिले वाइज अलग अलग बना के आपको दे दूंगा। आगे बात कर लेते हैं जनगणना की। तो कुल जनसंख्या है, डूंगरपुर ज़िले की कुल जनसंख्या 13,88,552। इसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 6,96,532, और स्त्रियों की जनसंख्या की बात करें 6,92,020 है। इसमें दशकीय वृद्धि दर का मतलब है 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। जैसे 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई, तो एक दशक हो गया, तो दशकीय वृद्धि दर यहाँ पे हुई 25.4%। और डूंगरपुर ज़िले का लिंगानुपात देखें वो है 994, और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है 368। साक्षरता दर है 59.5%, और पुरुष साक्षरता है 72.9%। मतलब कुल जो साक्षरता है डूंगरपुर की वो तो है 59.5%, और इस 59.5% में से पुरुषों की जो साक्षरता है वो है 72%, और महिला साक्षरता 46.2%। राजस्थान में सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 990 है। तो ये एक
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें डूंगरपुर में कुल पशुधन, पालतू पशुओं या पशुधन, पशुओं की संख्या की बात करें तो वो है 10,89,600। ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें डूंगरपुर में कुल पशु घनत्व है तो ये है 289। ये भी लाइव स्टॉक डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिए गए हैं। आगे बात करें डूंगरपुर की स्थापना, सन 1356 ईस्वी में रावल उदय सिंह, जिसे रावल वीर सिंह भी कहते हैं, तो रावल उदय सिंह के द्वारा की गई। रावल उदय सिंह के शासनकाल में वर्तमान में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों एक ही थे, जो वर्तमान में 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, रावल उदय सिंह के शासनकाल में ये एक ही थे। रावल उदय सिंह ने अपने जीवन काल में अपने दोनों पुत्रों में बंटवारा कर पश्चिमी जो हिस्सा है वो वर्तमान में जो डूंगरपुर है, अपने बड़े पुत्र पृथ्वीराज को तथा पूर्वी हिस्सा जो वर्तमान में बांसवाड़ा है वो छोटे पुत्र जगमान को दे दिया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें डूंगरपुर में बहने वाली नदियाँ, माही नदी, इसका उद्गम ये कहाँ से निकलती है तो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल की महू पहाड़ियाँ, विंध्याचल की महू पहाड़ियों से यह नदी निकलती है, माही नदी, और यह बांसवाड़ा के खाद्दू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और माही नदी को बागड़ की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ये 2 नाम है, इसके उपनाम हैं। माही नदी के 2 उपनाम, बागड़ की स्वर्ण रेखा और कांठल की गंगा। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही निकल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है। दक्षिणी राजस्थान में माही नदी के अपवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं और बेणेश्वर धाम के पास माही नदी में सोम और जाखम नदियां आकर मिलती हैं। बेणेश्वर धाम राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम क्या होता है, जहाँ पे 3 नदियां आकर आपस में मिल जाती हैं, वो होता है त्रिवेणी संगम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर धाम पर प्रति वर्ष माघ महीने की पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। तो ये थी माही नदी के बारे में जानकारी। तो माही नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल की महू पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा के खाद्दू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और यह एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस निकल जाती है। आगे बात करें सोम नदी की। सोम नदी का उद्गम ऋषभदेव के पास स्थित बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ जो कि उदयपुर में हैं, वो इसका उद्गम स्थल है। सोम नदी बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी उदयपुर और डूंगरपुर के बीच सीमा बनाती है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में सोम नदी पर है। यह कौन सी सिंचाई परियोजना? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, ये डूंगरपुर में सोम नदी पर है। आगे नदियों की बात करें तो जाखम नदी, इस नदी का उद्गम छोटी सादड़ी तहसील जो कि प्रतापगढ़ के निकट भंवरमाला की पहाड़ियों से होता है। इस नदी का उद्गम कहाँ है? छोटी सादड़ी तहसील के निकट भंवरमाला की पहाड़ियों से। और ये कहाँ है छोटी सादड़ी तहसील? प्रतापगढ़ जिले में। यह नदी डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली जो नदी है वो है गेव सागर। गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया। इसे एडवर्ड सागर बांध, सॉरी ये नदी नहीं है, ये बांध है। तो गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया
और इसे एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास पुंजराज ने बादल महल बनवाया। पुंजराज जो शासक हुए उन्होंने बादल महल इसके पास बनवाया। डूंगरपुर में मिलने वाले खनिज। डूंगरपुर में पारेवा पत्थर निकाला जाता है। पारेवा पत्थर के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है। और ये और भी जो खनिज हैं वो लोहा कहाँ निकाला जाता है डूंगरपुर में, तलवारा में। शीशा जस्था वो घुंघराव मांडो ये जगह का नाम है। और फ्लोराइट वो मांडो की पाल, माडो की पाल। और संगमरमर नवागाम ये जगह के नाम है जो आपको लाल अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं, और ये खनिजों के नाम। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर और फ्लोरसपाल बेनिफिशियल संयंत्र माडो की पाल जो कि डूंगरपुर में है। आगे बात करें अन्य खनिज। सोना, वोल्स्टोनाइट और यूरेनियम के भंडार भी डूंगरपुर में मिले हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डूंगरपुर के ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। संत मावजी का मंदिर। साबला गांव में इसको कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। इस मंदिर में निष्कलंक मावजी की मूर्ति है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत मावजी द्वारा बागड़ी भाषा में लिखे गए उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रधान पीठ जो है वो है साबला में, माही नदी के किनारे है। इन्हें विष्णु का कलंकी अवतार भी माना जाता है। ये थी संत मावजी का मंदिर के बारे में जानकारी। उसके बाद बात करें सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित यह दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ मुहर्रम में 27वें दिन उर्स भरता है। आगे बेणेश्वर मेला। मेंढेश्वर, नवाटापुर और आसपुरा तहसील। बेणेश्वर का अर्थ है डेल्टा की मलिका। यहाँ मेला सोम, माही, जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर भरता है। इस मेले को आदिवासियों, भीलों या वागड़ का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में आदिवासी भील अपने पूर्वजों की अस्थियों का जो विसर्जन करते हैं, इस जो पूर्वजों की अस्थियां उनको बहाते हैं। भील जाति के लोग बेणेश्वर धाम में अपना जीवन साथी चुनते हैं। इस मेले को भीलों का पुष्कर भी कहा जाता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र 5 स्थलों में खंडित शिवलिंग है और यहाँ मूर्ति को पुजारी के अलावा कोई नहीं छू सकता। मतलब यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है उसको पुजारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं छू सकता है। उसके बाद आगे बात करें देव सोमनाथ मंदिर। सफेद पत्थरों से निर्मित देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है। इसका निर्माण जो कहीं भी चुनने का जो प्रयोग नहीं किया गया, इसका जो निर्माण किया गया उसमें कहीं भी चुनने का प्रयोग नहीं किया गया, केवल पत्थरों से चुनकर इसे बनाया गया है। उसके बाद संस्थापक का पत्थर मंदिर। यहाँ पर पत्थरों की पूजा होती है। जैन मंदिर। डूंगरपुर के मुख्य बाजार में भगवान आदिनाथ का मंदिर, नेमिनाथ स्वामी का डंडा मंदिर और मामा भांजा का मंदिर है। डूंगरपुर के खरदड़ा गांव में क्षेत्रपाल का प्रसिद्ध मंदिर है। डूंगरपुर के खरदड़ा गांव में क्षेत्रपाल का प्रसिद्ध मंदिर है। धनमाता व काली माता का मंदिर तो यह डूंगरपुर में है। एक थम्बिया महल, ठीक है, एक थम्बिया महल तो डूंगरपुर में है और इसका निर्माण महारावल शिव सिंह ने 1730 से 1700
85 ईस्वी के बीच अपनी राजमाता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में करवाया। आगे, जूना महल डूंगरपुर में है। इसकी स्थापना वीर सिंह ने विक्रम संवत 1939 में की। डूंगरपुर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है भोगीलाल पांड्या, एक नंबर पे आता है भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध इनका जन्म 13 नवंबर 1904 को डूंगरपुर में सिमलवाड़ा गांव में हुआ। उन्होंने वागड़ सेवा मंदिर एवं डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनका जन्म 18 मार्च 1914 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और हैंग में 2 बार न्यायाधीश रहे। इनका जन्म कब हुआ? डॉक्टर नगेंद्र सिंह का 18 मार्च 1914 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग में 2 बार न्यायाधीश रहे। नगेंद्र सिंह ने द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी पुस्तक की रचना की। भारत सरकार ने 1973 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आगे बात करें महारावल लक्ष्मण सिंह। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके लक्ष्मण सिंह एक शिकारी के रूप में इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अफ्रीका के जंगलों में शिकार के लिए जाते थे। लक्ष्मण सिंह राजपूताना क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे थे। आगे बात करें गौरीबाई, तो कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें बागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण या नागर परिवार में हुआ। इन्होंने कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के प्रति श्रद्धा स्वरूप बाल मुकुट मंदिर बनवाया। ये थी गौरीबाई के बारे में जानकारी। उसके बाद कालीबाई। रास्तापाल, ये डूंगरपुर में है रास्तापाल में अपने गुरु नाना भाई खांड को बचाने के लिए 12 वर्ष की आयु में जून 1947 को शहीद हुई। इसका दाह संस्कार सुरपुर गांव, जो गेब सागर बांध के पास है, किया गया। राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला स्वतंत्रता सेनानी कालीबाई ही थी। रास्तोपाल गांव की पाठशाला में हुए हत्याकांड में पाठशाला संरक्षक नाना भाई खांट और अध्यापक सेंगा भाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे। उसके बाद बात करें डूंगरपुर जिले के महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये आप इनको जीके के क्वेश्चन मान सकते हो। 1 लाइनर जीके के क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं। डूंगरपुर जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान निर्माण के समय यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। बागड़ की राजधानी बड़ौदा, प्राचीन काल में बागड़ की राजधानी बड़ौदा गांव में संवत 1349 का जो महाराजा वीर सिंह देव के समय का एक शिलालेख लगा हुआ है। अगला पॉइंट, डूंगरपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, डूंगरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य में पहली बार ड्रेस कोड शुरू किया गया। बुरबुदाइनिया, तो यह देश का तीसरा एवं जनजाति क्षेत्र में देश का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? बुरबुदानिया में देश का तीसरा और जनजाति क्षेत्र में देश का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापित किया गया। वनों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राजीव गांधी ने रुख बायला कार्यक्रम की शुरुआत की और यह डूंगरपुर से की। रुख बायला का अर्थ है वृक्ष मित्र। भारत सरकार ने सर्वे में 150 पिछड़े जिलों की पहचान की, जिसमें डूंगरपुर भी शामिल है। रमकड़ा उद्योग,
गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित इन उद्योगों में सोप स्टोन के कलात्मक खिलौनों का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट है महुआ का पेड़। आदिवासियों के लिए वरदान है। इस पेड़ में महुड़ी शराब बनाते हैं। इस पेड़ से महुड़ी शराब बनाते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन का शुभारंभ 3 जून 2011 को सोनिया गांधी ने डूंगरपुर में किया था। अगला पॉइंट, राज्य का प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला डूंगरपुर है। राज्य सरकार ने कालीबाई के सम्मान में कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार चालू कर रखा है। उसके बाद राजस्थान में डामोर जनजाति सर्वाधिक सिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। यह जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। आगे आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अपना चैनल है अल्ट्रा ज्ञान। इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी अपना जो पेज है वो है अल्ट्रा ज्ञान, उसे भी आप फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम पे भी अल्ट्रा ज्ञान के नाम से चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।